प्रिय बच्चों, सुप्रभात। पिछले क्लास में कारक और उसके विभक्ति के संदर्भ की चर्चा मैंने किया था। शायद लाइव क्लास में इन बातों की पूर्ण जानकारी से आप अवगत हुए होंगे। आज पुनः उनके भेद, विभक्ति और परिभाषा की जानकारी आपको हम इस क्लास में दे रहे हैं। सबसे पहले परिभाषा है कि कारक कहते किसे हैं। तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा व सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता हो, साबित होता हो, पता चलता हो, उसे हम कारक कहते हैं। यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर कार्य की विभक्ति न हो तो शब्दों का और वाक्यों का जो संबंध और उसकी रचना है उस पर बड़ा प्रतिकूल असर पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से हमें इसकी यथार्थ योगदान के लिए व्याकरण में हम इसे सम्मान देते हैं और यही कारण है कि इसके ज्ञानार्जन के लिए कारक को पढ़ना अनिवार्य है। तो मैंने जैसा कि आपको परिभाषा बताया, उस परिभाषा को आप कंठस्थ कीजिए। परिभाषा एक बार फिर से शब्द सुन लीजिए। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों, वाक्यों के साथ स्थापित हो, सत्यापित हो, पता चले, उसे हम कारक कहते हैं। इसके जो भेद हैं, कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। ठीक से इसको याद रखेंगे। कारक के 8 भेद हैं और 8 भेदों का जो नाम है क्रमशः निम्न है। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा कर्ण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा आपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और 8वां संबोधन। ये इसके 8 भेद हो गए। अब इन 8 भेदों को हम उदाहरण के साथ प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है और इसकी उपयुक्त यथार्थ भाव हिंदी साहित्य में या व्याकरण में क्या है। पहला है कर्ता कारक। इसकी विभक्ति ने है। आप याद रखिएगा, चिन्ह, विभक्ति और चिन्ह में कुछ अंतर नहीं है। जो भेद है उन भेदों के चिन्ह है, जिसको हम विभक्ति भी कहते हैं और या परसर्ग भी कहेंगे, चिन्ह भी कहेंगे। संस्कृत में उसे विभक्ति के नाम से हम जानते हैं। तो पहला है कर्ता कारक और कर्ता कारक का जो चिन्ह है वह ने है, न एकार दंत न एकार ने। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाला का पता चलता, क्रिया करने वाला कौन है, काम नहीं, उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। थोड़ा आपको समझना है, प्रभावी ढंग से इसको समझना है। नहीं, अर्थात चाहे संज्ञा और सर्वनाम आप समझ रहे हैं, संज्ञा या संज्ञा के बदले में जो व्यक्ति आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो करने वाला कौन है? संज्ञा और सर्वनाम। क्या करने वाला? क्रिया करने वाला। तो उसके संबंध को जो बताता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। स्वाभाविक है इसमें करने वाला, मारने का काम कौन करता है? राम। और
चूंकि वह राम क्रिया करने वाला है तो स्वाभाविक है संज्ञा है राम, या वह राम को मारा, यहां सर्वनाम वह हो जाएगा। इस हालत में वह और राम दोनों क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। स्पष्ट हो गया कि कर्ता कारक क्रिया करने वाले को हम कहते हैं और यही क्रिया है। लेकिन एक चीज और है, कहीं कहीं पर ने चिन्ह नहीं है, गौण है, लेकिन क्रिया करने वाला कर्ता हमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, दिखाई पड़ता है। तब हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वहां पर भी कर्ता कारक ही है। जैसे सविता खेल रही है, खेलने का काम कौन करती है, सविता। इसका मतलब सविता करता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। स्पष्ट है क्रिया करने वाले को हम कर्ता कारक ही कहेंगे। तो इस प्रकार से कर्ता कारक आपका स्पष्ट हो गया। अब दूसरा हम लोग करेंगे कर्म कारक। कर्म कारक वाक्य में जब क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर वाक्य के अन्य संज्ञाओं पर पड़ता है तो उसे हम संज्ञा को कर्म कारक कहते हैं। जैसे श्याम ने राधा को पेड़ से फूल तोड़कर दिया। श्याम ने राधा को पेड़ से फूल तोड़कर दिया। परिभाषा समझिए, वाक्य में जब क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर वाक्य के अन्य संज्ञाओं पर पड़ता है, यहाँ पर दो है, श्याम और राधा। श्याम भी करता है लेकिन उस पर न पड़ करके दूसरे संज्ञा पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम वाक्य रचना में राधा को हम कर्म कारक कहेंगे, न कि श्याम ने। श्याम ने नहीं, तो यहाँ पर किसका पड़ता है, राधा पर। स्पष्ट लिखा है राधा को पेड़ से फल तोड़कर दिया। श्याम ने राधा को, देखिए श्याम ने कर्ता कारक है लेकिन उसका प्रभाव उसका ये किस पर पड़ता है, राधा पर। इसलिए यहाँ पर हम निश्चित रूप से कर्ता कारक पर जो प्रभाव पड़ता है उसको ही हम कर्म कारक कहेंगे। तो स्पष्ट हो गया। इसलिए को जो है उसमें समझना, उपयुक्त वाक्यों में पेड़ से आम तोड़ने, या दूसरा जो सेंटेंस है, आशीष ने सुमित को पत्र लिखा। सुमित को पत्र लिखा, आशीष ने सुमित को पत्र लिखा। यहाँ पर भी वही बात है, उसी की पुनरावृत्ति है। स्वाभाविक है इसमें यहाँ पर जो प्रभाव पड़ता है, श्याम आशीष को न मिलकर राधा और सुमित को मिल रहा है, इसलिए राधा और सुमित जो है वह कर्म कारक है। हम स्पष्ट रूप से आपको बता दें कि जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, किसका, कर्म का। उपयुक्त वाक्यों में पेड़ से आम तोड़ने और पत्र लिखने का फल क्रमशः किस पर पड़ता है, प्रभाव या फल या परिणाम, उसे हम किसको क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। अर्थात फल पड़ने वाला, प्रमाणित होने वाला जो कारक है उसे हम कर्म कारक कहेंगे। स्पष्ट हो गया, कर्ता कारक और कर्म कारक। अब दूसरा है कर्ण कारक। तीसरा नहीं, कर्ण का अर्थ है माध्यम या साधन। क्रिया को करने में कर्ता जिस साधन का प्रयोग याद रखिएगा करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण कारक के प्रसर्ग से व के द्वारा है। प्रसर्ग चिन्ह पहचान नहीं, इसका पहचान क्या है, से या के द्वारा। से कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा। स्पष्ट हो गया। तो नौकरानी ने झाड़ू से सफाई की, या राम कलम से लिखता है, वह हाथ से मारता है। ये सारे के सारे जो हैं यह क्या है, साधन है। इन साधन के द्वारा ही इन सारी क्रियाओं को किया जा रहा है। इसलिए या वह किताब के द्वारा पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ने का जो साधन है वह किताब है। तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं जिसका प्रभाव, जिसका फल इस प्रकार से पड़ता है, स्वाभाविक रूप से वहां पर कर्ण कारक होता है। अर्थात साधन, माध्यम जो प्रमाणिकता के साथ दृष्टिगोचर होता है उसे हम कर्ण कारक कहेंगे। उपयुक्त वाक्यों में झाड़ू
से सफाई कर्म कारक, और इस हालत में हम इनको जानते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। रमण ब्रुश से चित्र बनाता है, या चित्रकारी का काम कुची से किया जा रहा है। यहाँ पर कुची या चित्रकारी या ब्रुश जो शब्द है स्वाभाविक रूप से वह साधन है, माध्यम है जिसके द्वारा इन क्रियाओं को निष्पादित किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर से और के द्वारा क्या हो गया, उसकी विभक्ति उसकी चिन्ह हो गई। और इस प्रकार से हम कर्ण के विभक्ति भेद इन सारी बातों की जानकारी रखें। इसके बाद चौथा ये संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे राधा अमित के लिए चावल बनाकर के लाई, देने का काम। ऊपर वाक्य परिभाषा देखिए, वाक्य में कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक हम कहते हैं। जैसे राधा अमित के लिए चाय बनाकर लाई और सीता ने सावित्री को झूला झुलाया। स्वाभाविक है उपयुक्त वाक्यों में राधा करता है जिसमें अमित के लिए चावल बनाए, और सीता करता है जिसमें सावित्री को झूला झुलाया। इसलिए उपयुक्त वाक्यों में संप्रदान कारक है। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर, दोनों में को विभक्ति है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इसको। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में ही उपसर्ग को का प्रयोग होता है, परंतु दोनों को के उपयोग में अंतर है। आइए इस अंतर को पहचान करें। कर्म कारक के को से इस बात का ज्ञान होता है कि क्रिया किसके लिए की गई। जैसे सुमित ने अपने पिता को पत्र लिखा, इस वाक्य में को का प्रयोग सुमित द्वारा अपने पिता के लिए लिखने का कार्य किया गया। संप्रदान कारक के को से कर्ता द्वारा कुछ देने या उपकार के भाव का बोध होता है। जैसे राम ने अजित को पुस्तक दी, तो दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। इस वाक्य में को का प्रयोग राम द्वारा अजित को पुस्तक देने के लिए किया गया, और उपयुक्त में क्रिया जो है सुमित ने अपने पिता के लिए पत्र लिखा, तो दोनों को का अंतर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। अतः हमें जब कारक के इन विभक्तियों को हम स्पष्ट रूप से करने लगते हैं या प्रयोग में लाते हैं, तब हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर हम अन्य चारों को निमिट करेंगे। आपको धन्यवाद।